वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। हम लोगों ने 4 फैक्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, आज रेस्ट 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद हैवी वीड इन्फेस्टेशन। ये हमारा 5th कांस्टेंट है हमारे रेनफेड एग्रीकल्चर में। तो वीड क्या होती है? वीड हमें पता है अनवांटेड प्लांट्स हैं जो हमारे क्रॉप फील्ड में ग्रो करते हैं विद द क्रॉप्स। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है इन रेनफेड एग्रीकल्चर ऑल्सो। जैसे ही अगर रेनफेड एग्रीकल्चर में ज्यादा बारिश पड़ती है तो वहां पे ये वीड जो है बहुत ज्यादा ही ग्रो कर जाती है। इसमें क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ लेबर होती है। शॉर्टेज ऑफ लेबर होने की वजह से और कंटिन्यूस रेनफॉल होने की वजह से ये वीड सप्रेस नहीं हो पाती अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में, और ये इसकी वजह से रिड्यूस कर देती है ईल्ड का। वैसे ही हमारे रेनफेड एग्रीकल्चर में इतने कॉन्स्टेंट्स हैं, अब ये हैवी वीड इन्फेस्टेशन की वजह से भी ईल्ड लॉस। आप समझ रहे हो कितना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है रेनफेड एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट इसमें पॉइंटर रहता है कि हमारे पास लेस जो इनपुट रहता है, फार्मर जो होते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में उनके पास इनपुट अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम रहती है। पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास कोई इनपुट सप्लाई करने वाला नहीं है, फर्टिलाइजर टाइम पे सप्लाई करने वाला नहीं है, हर्बिसाइड कोई सप्लाई करने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हमारा ये एक बहुत बड़ा कांस्टेंट माना जाता है हैवी वीड इन्फेस्टेशन में, कि अगर हम लोग कंट्रोल कर पाते स्टार्टिंग में तो उसको लेस एक्सेस है इनपुट के लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है इनपुट सप्लाई करने के लिए। सेकंड है, हमारे फार्मर के पास पैसे ही नहीं है वो इनपुट खरीदने के लिए, कोई वीडिंग मशीन खरीदने के लिए या स्प्रे खरीदने के लिए, तो उसको क्रेडिट देना है तो वो क्रेडिट की भी नॉन अवेलेबिलिटी होती है, क्रेडिट टाइम पे नहीं मिलता। अब क्रेडिट का जो मेन रहता है कि आप कुछ गारंटी दो कि हाँ आप इस टाइम पे रीपे कर पाएंगे, लेकिन ड्राई लैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा हमारा अनसर्टेनिटी रहती है कि क्रेडिट मिलना रेनफेड एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्राई फार्मर इज वेरी लो। ड्राईलैंड फार्मर की जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, उनके पास ना ही मॉनेटरी टर्म्स में ना ही हमारा टेक्नोलॉजी टर्म्स में कुछ भी नहीं होता उनके पास, तो उनकी जो रिस्क बियरिंग एबिलिटी होती है वो भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट कांस्टेंट आता है हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर में रिसोर्स कांस्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने हैं इन रिसोर्स कांस्टेंट। इन्हें मैं डायग्राम फॉर्मेट में आपको एक बार समझा देती हूँ और उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई इतना डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिसोर्स कांस्टेंट से। तो रिसोर्स कांस्टेंट में सबसे पहला आता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज। फार्मर्स के पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में रिसोर्सेज रहते हैं, इनपुट नहीं रहता, फर्टिलाइजर्स ये सब सीड वगैरह की लिमिटेड क्वांटिटी रहती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है, क्रेडिट नहीं मिलता उनको टाइम पे तो वो अपने रिसोर्सेज भी नहीं खरीद पाते। इसकी वजह से ये वन ऑफ द रिसोर्स कांस्टेंट माना जाता है। सेकंड आता है, हमारा जो फार्मर होता है वो बहुत ज्यादा हेजिटेंट होता है ट्राई करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को, जिसकी वजह से अगर हमारे पास रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए नई टेक्नोलॉजीज भी हैं तो भी हम लोग उन्हें फार्मर को कन्विंस नहीं कर पाते कि वो ट्राई करें एक बार, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि फार्मर जो होते हैं हमारे रेनफेड में उनकी जो रिस्क बियरिंग एबिलिटी होती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट आता है ड्रॉट एंड फ्लड कैन अकर फ्रीक्वेंटली। हम लोगों ने फर्स्ट जो कांस्टेंट था हमारा उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था क्लाइमेटिक कांस्टेंट में कि जो हमारे रेनफॉल होती है बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है, कम और ज्यादा दोनों हो सकती है, तो उसकी वजह से ड्रॉट और फ्लड की कंडीशंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ जाती हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट रहता है हमारे पास अनप्रिडिक्टेबल वेदर। कभी भी बारिश पड़ जाए, कभी भी तेज आंधी आ जाए, ठीक है, हॉट ड्राई विंड्स पड़े, हाई टेम्परेचर हो, तो ये बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, जिसकी वजह से ये एक रिसोर्स कांस्टेंट भी बन जाता है, क्योंकि अब फार्मर को पता ही नहीं है कि फ्यूचर में कैसा वेदर रहेगा, तो वो उस हिसाब से अपना काम करके चले, तो अब उसे पता ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक रिसोर्स कांस्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफिकल्ट टू फाइंड सुटेबल क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न। फार्मर के पास ना ही सुटेबल क्रॉप है उगाने के लिए रेनफेड एग्रीकल्चर में, और ना ही उसको पता है कि कौन से क्रॉपिंग पैटर्न में उगाना है। वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, जो उग जाए वो उग जाए, ठीक है। तो यही अभी तक हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर में चलता आ रहा है, कोई भी सुटेबल वेराइटीज हम नहीं निकाल पा रहे हैं रेनफेड में, रेनफेड ड्राईलैंड एरियाज में, तो इसकी वजह से ये भी एक कांस्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है सॉइल एंड न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम। सॉइल और न्यूट्रिएंट दोनों ही प्रॉब्लम है। सॉइल एक कांस्टेंट है, सॉइल की कांस्टेंट सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट भी एक कांस्टेंट है, न्यूट्रिएंट डेफिसिट रहता है हमारी सॉइल्स में, तो हमें पता है फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है, एफआईएम इनपुट डालने की जरूरत है, लेकिन वो भी हम नहीं डाल पाते क्योंकि अगेन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रगल टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस ऑफ टेक्नोलॉजी।
अगर सपोज करिए वो मान गया नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन क्या होता है नई टेक्नोलॉजीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनाई जाती हैं और वो फार्मर मोस्टली जो हम लोग देखते हैं वो मुश्किल से, कई फार्मर्स तो 5th पास भी नहीं होते, तो उनको हमारा स्ट्रगल, उनको स्ट्रगल देखने को मिलता है, उनको समझ नहीं आता वो प्रैक्टिस कैसे करें उस टेक्नोलॉजी को। तो वही ट्रेनिंग उन्हें देनी चाहिए बहुत, एकदम से उन्हें एकदम से वो टेक्नोलॉजीज नहीं पकड़ानी चाहिए, थोड़ी ट्रेनिंग के साथ। लेकिन फिर भी वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, वो फिर अपने वापस से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ही कर लेते हैं, तो वो एक बहुत ज्यादा गैप माना जाता है, एक रिसोर्स कॉन्स्टेंट भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंजर्वेशन। अभी भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंजर्वेशन सॉइल मॉइस्चर के लिए वो करा जाता है, जबकि हम लोगों के पास कई तरह के अब नए मेथड्स आ गए हैं कि हम कैसे मॉइस्चर को कंजर्व करके रख सकें। हम लोगों ने क्योंकि टाइप्स में पढ़ा था कि मॉइस्चर जो उनको कंजर्वेशन करने की जरूरत है, उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, अब नई तरीके की प्रैक्टिसेस आ गई हैं, लेकिन अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पुअर लैंड प्रिपरेशन। अभी भी लैंड प्रिपरेशन में हम लोग बस फ्लोइंग, जो ट्रेडिशनल हमारे फार्मर्स रहते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में, मोस्टली कुछ कर रहे हो वो अलग है, एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली अभी भी पुअर लैंड प्रिपरेशन मेथड का यूज कर रहे हैं कि एक बार काटी तुरंत उस पे पूरा वो चलवा दिया रोटावेटर, या फिर हमारी कुछ भी कल्टीवेटर चलवा दिया और पूरी जमीन को साफ करवा दिया, फिर से नई क्रॉप लगा ली। ऐसे तो नहीं होगा, हमें कई इनपुट्स डालने पड़ेंगे उसमें। हमें पता है कि FYM डालने की जरूरत है, थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें लैंड को अगली क्रॉप लगाने से पहले, तो वो नहीं दी जाती अभी भी, इसीलिए पुअर लैंड प्रिपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है रेनफेड एग्रीकल्चर रीजन्स में। अगला आता है लैक ऑफ लेबर एंड लैक ऑफ एनिमल पावर। दोनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम के समय जब हमारा वीडिंग हो गई या फिर हार्वेस्टिंग हो गई, उस समय लेबर नहीं मिलती, एनिमल पावर नहीं है रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो कर रहे होते हैं फार्मर्स उनके पास, तो लैक ऑफ लेबर और लैक ऑफ एनिमल पावर होने की वजह से फॉर द ड्राई लैंड रीजन्स फार्मर, इसकी वजह से ये एक रिसोर्स कांस्टेंट भी माना जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे फैक्टर्स कि क्या क्या रिसोर्स कांस्टेंट है हमारे इन द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट कांस्टेंट आता है रेनफेड एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट। टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि फार्मर जो होते हैं रेनफेड एरियाज में या ड्राईलैंड रीजन्स में हेजिटेंट होते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज को ट्राई करने के लिए, लेकिन और भी कई फैक्टर्स हैं इस टेक्नोलॉजी कांस्टेंट के अंदर भी, कई फैक्टर्स हैं क्यों क्यों नहीं अपना रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहला आता है देयर आरंट इनफ टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर द एरियाज विद लो रेनफॉल। सबसे पहले तो एक तो इतनी कम टेक्नोलॉजीज हैं, यही एक मेन कांस्टेंट है। दूसरा, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द रेनफॉल नीडेड फॉर सोइंग। हम लोग अभी भी रेनफॉल प्रिडिक्ट नहीं कर पाते सोइंग से पहले, ठीक है, तो वो भी डिफिकल्ट एक टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट है। अभी भी हम लोग अपना वेदर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे फार्मर्स के लिए, तो ये तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट बैकवर्ड हो गया ना। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूअर ड्राईलैंड farmers adopt alternate land use systems like agroforestry, LA cropping and dryland horticulture। बहुत कम हमारे पास, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को, तो उसमें हम देखते हैं आप कन्वेंशनल से हटिए, आप एग्रो फॉरेस्ट्री में जाइए, आप LA क्रॉपिंग करिए, आप ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर करिए, लेकिन ये सिर्फ बहुत ही कम ड्राईलैंड फार्मर्स करते हैं ऑल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, और मोस्टली अभी भी कन्वेंशनल मेथड में घुसे हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा देयर इज अ लैक ऑफ वेराइटीज दैट कैन यील्ड। वही है, इसमें भी लिखा हुआ है सेम चीज कि वेराइटीज हमारी सुटेबल नहीं बनाई जा रही हैं फॉर द ड्राई रीजन, जिसकी वजह से जो वेराइटी हम इरिगेटेड एग्रीकल्चर के लिए बनाई जाती है उन्हें लगाते हैं तो वो मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन में अच्छी यील्ड नहीं दे पाती। नेक्स्ट आता है पुअर टाइमलीनेस इन फील्ड ऑपरेशंस एंड क्रॉप फेलियर रिड्यूस यील्ड ड्यू टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द इम्प्रूव्ड मशीनरी इम्प्लीमेंट्स ऑफ ड्राईलैंड। इसमें क्या होता है हमारा, हम लोग कभी भी, हमारी कोई टाइमलाइन नहीं होती कि अब के बाद अब करेंगे, अगर फेलियर हो जाए ईल्ड का तो हम लोग कैसे हम लोग मैनेज करेंगे। हम अभी भी नहीं समझना चाहते हैं कि हम लोगों ने इस चीज को अंडर यूटिलाइज करा है, किसी भी फार्म इम्प्लीमेंट्स को, मशीनरी को हम अभी भी सीखना नहीं चाहते, हमारे पास कितनी भी फेलियर्स आ जाए, तो वो एक हमें कॉन्स्टेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पुअर डेसिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इनएडिक्वेट एक्सटेंशन एक्टिविटीज। ये एक केवीकेज जो होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये फार्मर को सिखा पाए, जो भी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उन्हें बताना फार्मर को, उन्हें ट्रेनिंग देना। तो ये हमारे कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है, एग्रीकल्चर लेवल पे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लेवल्स पे, है ना, तो ये काम होता है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है एक्सटेंशन एक्टिविटीज में।
तो ये पुअर डिसेमिनेशन की वजह से अभी भी हमारा फार्मर नई टेक्नोलॉजीज को नहीं सीख पा रहा, तो नहीं सीखेगा तो कैसे अडॉप्ट करेगा, सही बात है ना। नेक्स्ट है हमारा सीड ऑफ द इम्प्रूव्ड वेराइटीज आर नॉट सुटेबल। इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो होती हैं वो अभी भी सुटेबल नहीं है। जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं विद द सिग्निफिकेंट डिमांड सप्लाई गैप जो होता है हमारा ग्राउंडनट, सॉर्गम, पर्ल मिलेट और फॉरेस्ट स्पीशीज, इनकी हमारी डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग अभी भी नहीं इसे पूरी कर पा रहे क्योंकि हमारे पास जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं सीड की वो इनके लिए आती ही नहीं है। नेक्स्ट है पुअर पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फार्मर के पास एक हमें पता है इनपुट कांस्टेंट रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वो अपने लिए स्प्रे नहीं खरीद पाता अगर पेस्ट एंड डिसीज लग गई। एक तो पहली बात उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके फील्ड में पेस्ट एंड डिसीज लग गई हैं, और अगर पता चल भी जाए तो उनके पास वो साधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो उसे मैनेज कर पाए। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल कांस्टेंट होते हैं जिसमें से फ्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 1-2 आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इट विल गो विद इट। ओके, सो अब लास्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट। सोशियो इकोनॉमिक कांस्टेंट क्या होता है? सोशल प्लस इकोनॉमिक मतलब हमारा जो फार्मर है एक तो सोशल लेवल पे अपने समाज के लेवल पे और एक इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, दोनों ही कांस्टेंट उसके पास रहते हैं। ये सारे पॉइंटर्स को मैंने डायग्राम फॉर्म में दिखा रखा है। सबसे पहला जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये मैंने यहाँ शो कर रखा है, लैक मनी। लैक मनी का क्या मतलब है? मतलब क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स पे होती नहीं है। ड्राईलैंड फार्मर इतने सारे कॉन्स्टेंट से जूझ रहा होता है फिर भी वो फार्मिंग कंटिन्यू रखता है, और वहां पर हम लोग देखते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज भी इतनी अच्छी नहीं है। तो क्या होता है, ड्राईलैंड फार्मर्स जो होते हैं लैक करते हैं मनी, मतलब मॉनेटरी पैसा नहीं होता उन लोगों के पास, क्रेडिट उनको टाइम पे मिलता नहीं है, और वो टाइम पे ना ही चुका पाते क्योंकि उनके पास मनी ही नहीं है, क्रॉप इतना अच्छा यील्ड दे नहीं पाता। तो इसकी वजह से वो नई टेक्नोलॉजीज को भी अपनाना नहीं पसंद करते क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो नई टेक्नोलॉजीज को खरीदेंगे कैसे, राइट। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसे तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है कि अगर रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, इतने कम रिसोर्सेज आपके पास, चॉइसेस ही नहीं है, तो आप रिस्क भी नहीं लेंगे, ठीक है, अवॉइड करेंगे आप रिस्क लेना। चॉइसेस ज्यादा होती है तो हम रिस्क लेने के लिए थोड़ा सोचते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास पैसा एक फैक्टर है, कॉन्स्टेंट फैक्टर है, तो मैं कैसे रिस्क लूं, है ना। और ऊपर से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ गारंटी नहीं है। नेक्स्ट आता है ड्राई फार्मर जो होता है अपना फैमिली लेबर पे बहुत डिपेंड रहता है, ठीक है। तो फैमिली लेबर पे डिपेंड रहता है और वो बाहर के वर्कर्स को हायर नहीं करता, तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा कांस्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि फैमिली लेबर में काम करा नहीं करा एक ही बात है, ठीक है, कभी कभी। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स है, वो अभी भी डिस्करेज करते हैं फार्मर्स को नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने में फार्मर बहुत हेजिटेट करता है। नेक्स्ट आता है जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ गए, फार्मर, गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज, जो कि एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे, बट दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज वी आर नॉट सीइंग एनी चेंजेस इन द रेन फेड एग्रीकल्चर, राइट। तो गवर्नमेंट एजेंसीज और एनजीओज अभी भी काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस को लेके, ठीक है। तो ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हमारे जो सारे कॉन्स्टेंट्स थे आठों की आठों वो खत्म हो गए हैं और ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया है रेनफेड एग्रीकल्चर का। सो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू। So let's first start